मगर उससे क्या हुआ देश का, उसका देश के लिए क्या हुआ, उसका असर देश के लिए कितना हुआ। आज उसके असेसमेंट देख लीजिए सर, जॉब लॉस हुआ, इन्वेस्टमेंट नहीं आया इस देश में, उसके कारण एंसिलरी इंडस्ट्रीज जो एमएसएमई, छोटे उद्योग, लघु उद्योग, वो पूरे ठप पड़ा। फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए कोयला इंपोर्ट करना पड़ा। देश भरपूर है कोल, देश में भरपूर है कोल, फिर भी इंपोर्ट करना पड़ा। फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन पूरे के पूरे बंद हो गया था। और आपको भी याद होगा माननीय स्पीकर सर, आपको भी याद होगा स्पीकर सर, उस जमाने के पत्रकार लोग कितने लिखते थे। थर्मल कोल प्लांट में 3 दिन का स्टॉक है कोल, 4 दिन, 4th डे कोल नहीं है, कैसे प्रोड्यूस करेंगे, तब तक आएगा स्टॉक, नहीं आएगा। ऐसे टेंशन में पावर प्लांट्स चलते थे उस जमाने में। स्टॉक नहीं है, कोल नहीं आ रहा, बंद हो गया 214 कोल ब्लॉक्स का लाइसेंस, कैसे चलाएंगे देश। और उसका नतीजा देख लीजिए, लॉस इन रेवेन्यू फॉर कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। आज मगरमच्छी का आंसू, क्रोकोडाइल टीयर्स चला रहे हैं। कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कहां है सर? पूरे ईस्टर्न भाग में, पूर्वी भाग में है। झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, इन सभी स्टेट्स का रेवेन्यू लॉस हुआ। इनका जिम्मेदारी उसमें कुछ है या नहीं? उसके लिए क्या काम किया? वेरस माननीय प्रधानमंत्री जी उधर पाइपलाइन गैस के कनेक्शन दिया, बरौनी रिफाइनरी पुनर्निर्माण किया, ये सब काम हम कर रहे हैं, मगर ये तो सत्यानाश करके गए कांग्रेस। और सर हमने क्या करेक्टिव मेजर्स किया? हमारे करेक्टिव मेजर्स क्या है? ट्रांसपेरेंट तरीके से हम क्या कर रहे हैं? कोल माइन स्पेशल प्रोविजन एक्ट पास करवाया 2015 में। MMDR अमेंडमेंट एक्ट 2015 में डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड भी एस्टैब्लिश हुआ और 100% FDI ओपन करके इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिक रूट में आने के लिए अब हर फैसिलिटेशन किया, जिससे इन्वेस्टमेंट आ रही है। फिर सर कमर्शियल कोल माइनिंग, क्योंकि भारत देश आत्मनिर्भर रहना है, इसीलिए कोल माइनिंग कमर्शियली करने के लिए ओपन पॉलिसी के द्वारा करवाया। और 9 ट्रांचेस सर, 9 ट्रांचेस उस पॉलिसी के तहत ऑक्शन में 2020 से 9 ट्रांचेस, 9 बार ऑक्शन में कोल ब्लॉक्स का अलोकेशन हुआ, ना कि पीछे के दरवाजे से मेरा भाई, मेरा भतीजा, मेरा बहन, मेरा फाइलमा को नहीं दिया सर। आज ये हमको क्रोनी कैपिटलिज्म पे ज्ञान देते हैं, क्रोनी कैपिटलिज्म के ऊपर ये ज्ञान देते हैं। हमें ये भी सोचना चाहिए सर, आपने कोयला को राख बनाया, जो कोयला भारत देश में है उसको राख बनाया। हमने अपने नीतियों के तप से कोयले को हीरा बना दिया। और आज वही हीरा, आज सर वो सुनना चाहिए सर, थोड़ा सुनना चाहिए। सुनिए, मैं इंग्लिश में भी बोल रही हूँ, हिंदी में भी बोल रही हूँ। सुनिए, वो आपको अच्छा होगा। सुनिए, मेरा हिंदी भी एंटरटेनिंग है, थोड़ा सुनो। मेरा हिंदी भी थोड़ा एंटरटेनिंग है, हल्का सा ब्रेक भी लो सर। आज वही हीरा जो कोयला से, हमारे तप से वही हीरा जो हुआ है कोयला से, आज वही हीरा खनिज क्षेत्र में डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन के रूप में अपनी चमक फैला रहा है।
डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड का कहानी मैं सो बोलने वाली हूं। सर, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड जो हमारे कानून से एस्टैब्लिश हुआ और पहले कोई सोचा नहीं था उसके ऊपर, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड से 84,900 करोड़ कलेक्शन हुआ है सभी स्टेट्स में। केंद्र सरकार का नहीं, सभी स्टेट्स में। वो डिस्ट्रिक्ट में ही रहता है, डिस्ट्रिक्ट में रहता है वो, और उसके कारण बहुत सारे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स भी और ब्लॉक्स भी उसके कारण आज बेहतरी और बेटर टाइम्स देख रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड का कलेक्शन का जानकारी मैं देना चाहती हूं सर, क्योंकि हमारे सरकार के द्वारा हुआ है वो पब्लिक के लिए हुआ, आम जनता के लिए हुआ, आदिवासी वनवासी क्षेत्र में हुआ, उस जनता को उससे फायदा हो रही है, इसीलिए मैं बोल रही हूं। छत्तीसगढ़ में 12,000 करोड़ डीएमएफ डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड का कलेक्शन हुआ है। झारखंड में 11,600 करोड़ का कलेक्शन हुआ है। कर्नाटका में जहां पैसा नहीं जाता है हमारे यहां से, कर्नाटका में 4,467 करोड़ कलेक्शन हुआ है। उड़ीसा में 24,600 करोड़ का कलेक्शन हुआ है। राजस्थान में 8,730 करोड़ का कलेक्शन हुआ है, और मेघालय जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में 90 करोड़ का कलेक्शन भी हुआ है। सर माइक अभी ठीक है। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड का डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड सर देख लीजिए, मैं खुशी से बोल रही हूं सर, मैं आनंद से एक विषय बोलती हूं। एक मिनट, माइक कम नहीं, चालू हो गया। माननीय सदस्यगण, आपके माननीय सदस्य और आपके कई माननीय सदस्य इस पर विचार रखेंगे। माननीय वित्त मंत्री जी अपना विचार रखें, आप अपना विचार रखें, देश तय करेगा माननीय वित्त मंत्री जी। थैंक यू सर। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड का सर मैं एक विषय जरूर बोल सकती हूँ सर, व्हाइट पेपर नहीं, एक विषय बोल सकती हूँ। कभी भी कांग्रेस विपक्ष में जब बैठे हैं, प्रश्न 1000 उठाते हैं, हम क्षमता से सब्र रख के सुनते हैं, मगर जब हम खड़े होते हैं जवाब देने के लिए, वो या तो भाग लेते हैं वॉकआउट करके, नहीं तो इधर बैठ करके हल्ला करते हैं। They don't have the courtesy to hear replies. I challenge them. If they have the courage, let them sit down here and reply me. बैठ करके जवाब दो, सुनने के बाद जवाब दो, डिस्टर्ब ना करो। और वरिष्ठ युवा और फ्यूचर को बहुत बढ़िया बनाने के लिए जितना पोटेंशियल लोग में है, वो लोग भी ऐसे रोल बनाते हैं अपने आप को कि चिल्लाते रहो, महिला हो, पुरुष हो, प्राइम मिनिस्टर हो, कोई और हो, चिल्लाते रहो, क्योंकि सच्चाई आ रहा है इधर से, सच्चाई हम बोल रहे हैं, सुनेंगे नहीं। ठीक है, मैं बोलती हूं अभी डीएमएफ डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड, ये तरीका है, आपको मौका मिलेगा, प्लीज बैठिए, वित्त मंत्री जी। सर झूठ अनपार्लियामेंट्री है सर, वो तो कम से कम करेक्ट करने दीजिए। झूठ अनपार्लियामेंट्री है सर, करेक्ट करने के लिए बोलिए सर। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड इतना कलेक्शन के बारे में मैंने बोला, छत्तीसगढ़ में 12,000 करोड़, झारखंड में 11,600 करोड़, कर्नाटक में 4,467 करोड़, उड़ीसा 24,600 करोड़, राजस्थान 8,730 करोड़, मेघालय 90 करोड़।
ये सब से क्या फायदा हो रही है ग्राउंड में, ये भी हम समझना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड से क्योंझार उड़ीसा में डिजिटल डिस्पेंसरी उड़ीसा में बनाया गया। एज ए रिजल्ट बेसिक हेल्थ केयर, टेलीमेडिसिन कंसल्टेशन, फ्री मेडिसिन सब उड़ीसा में डिस्ट्रिक्ट में, वो भी क्योंझार डिस्ट्रिक्ट में मिल रही है। सेकेंड सर, क्या तकलीफ है? ये क्या तकलीफ है सर? सुनिए ना। सेकेंड, चाईबासा मॉडल आंगनवाड़ी सेंटर कंस्ट्रक्शन डीएमएफ के फंड से हुआ और उसको माल न्यूट्रिशन एड्रेस करने के लिए वेस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में बढ़िया काम हो रही है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के पैसा से। तीसरी, फाइनेंशियल ईयर, करंट फाइनेंशियल ईयर में डोमेस्टिक कोल प्रोडक्शन के विषय हम समझना चाहिए। ये साल 900 मिलियन टन्स तक वो पहुंचेगी। हाईएस्ट एवर कोल प्रोडक्शन भारत देश में इस साल होने वाला। नहीं, आई एम कमिंग। इस साल 23-24 में 900 मिलियन तक पहुंच रही है। आने वाले साल में वो 1 बिलियन तक पहुंच रही है। 1 बिलियन टन्स सर। 500 प्रोडक्शन मतलब इंपोर्ट कहां से? सुन लो भाई, प्रोडक्शन डजंट इंक्लूड इन इंपोर्ट्स। सब जरा सुनने का क्षमता रखने के लिए बोलिए सर। 2000 in English I'll tell you, yeah, please listen with some patience, sir. Don't jump to conclusions. Sir, 2013-14 what was the production, sir? Production 567 million tons. I am speaking of 900 million tons this year, 1 billion tons this coming year. So what are you talking, man? So please sir, प्रोडक्शन भारत देश में उत्पादन हुआ, इंपोर्ट करने का नेसेसिटी नहीं होगा, फॉरेन एक्सचेंज पेमेंट करने को नहीं होगा, सिंपल इकोनॉमिक्स सर। Oh my God. समझ में नहीं आया सर। सुन लो ना क्या? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कभी भी बोलते हैं प्राइवेट का इतना प्रोत्साहन दे रही हो, इनके पॉलिसी के द्वारा पब्लिक सेक्टर भी बेनिफिट नहीं पहुंचा। आपको मालूम है कहां पहुंचा पब्लिक सेक्टर अभी? अयो प्लीज लिसन सर। PSU coal production, Coal India public sector undertaking है सर। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कोल इंडिया। सर ये क्या हो रही है सर? ये क्या हो रही है सर? बैठिए। What is going on? प्लीज बैठिए सर। प्लीज। सुनो भाई सुनो, आदिर रंजन जी प्लीज सुनो भाई सुनो। सर, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कोल इंडिया लिमिटेड 2013-14 में से लेकर के 2013-14 से लेकर के आज तक और 22-23 तक कैपिटल एक्सपेंडिचर उनके द्वारा जो हुआ 4.3 टाइम्स हुआ है उससे पहले के जमाने से तुलने में। So public sector undertaking is also prospering, is also additionally investing, is also producing. ये जितना भी चल रहा है प्राइवेट सेक्टर के ऊपर सर, ये झूठ क्या है सर? पार्लियामेंट्री है क्या? प्लीज रिमूव दैट, रिमूव, एक्सपेंस करिए। ये झूठ क्या चीज है सर? आई गो टू द नेक्स्ट सर। दूसरा एक और एग्जाम्पल मैं करती हूं सर। इनको सह नहीं पा रहे हैं कि इतना सच्चाई आ रही है उनके सरकार के कार्यकाल के ऊपर, इसीलिए इतना चिल्लाना, क्योंकि और उनके पूर्व अध्यक्ष जी भी बैठे हैं, उनको इंप्रेस करना है। मैडम हम डिफेंड कर रहे हैं हमारी पार्टी को, गलत बयान दे रहे हैं, झूठ उपयोग यही कर रहे हैं सर। बैंक्स के कहानी में जरूर बोलना चाहती, और
जितने भी है उसमें मैं एक विषय मानती हूं, एक चरित्र है कांग्रेस पार्टी का बैंकों के खिलवाड़ करने के लिए। सुनो, चरित्र है that they constantly misuse their powers and play with the banks. नेशनलाइज हमने ही किया बोलते हैं, मगर मैं बोलती हूं 3 उदाहरण। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 1976 में श्री R.K. तलवार जी होते थे एक चेयरमैन, बहुत बड़ा रिस्पेक्टेड चेयरमैन था बैंक में, ठीक है सर। वो उनके इमरजेंसी के टाइम में क्योंकि उनके पसंदीदा एक पार्टी को लोन नहीं दिया, उसके कारण उनको सीबीआई के द्वारा इतना सताए। और के तलवार एकदम इंटीग्रिटी के साथ क्लीन व्यक्ति था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन रहते थे, एकदम क्लीन एंड इंटीग्रिटी में हाई होने वाले इस व्यक्ति को क्योंकि उनके कोई रिश्तेदार या दोस्त को लोन नहीं दिया, उनको सीबीआई के द्वारा इन्वेस्टिगेशन करके फिर दे वांटेड टू समहाउ रिमूव हिम, हटा भी दिया उनको। क्योंकि नहीं, ये नगरवाला नहीं है, ये एसबीआई का एक R.K. तलवार का स्टोरी है 1976। उससे पहले 1950 का स्टोरी लीजिए, मुंद्रा स्कैम। उसमें हरिदास मुंद्रा जी एक कलकत्ता बेस्ड इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उसको उनके कंपनी में LIC के द्वारा लोन, LIC के द्वारा इन्वेस्टमेंट करने के लिए था। आई एम कमिंग मैडम, आई विल कम टू स्पीक ऑन द व्हाइट पेपर, ऑफ कोर्स आई विल डू, ठीक है सर। LIC इन्वेस्टमेंट कमेटी को इन्फ्लुएंस करके तब के 1950 में 1.26 करोड़ शेयर्स, वो डूबने वाले कंपनी में LIC के पैसा 1.26 करोड़ डलवा दिया। उसके कारण जब वो स्कैम बाहर आया, उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर को बलि का बकरा बना करके हटा दिया, T.T. कृष्णमाचार्य जी को बलि का बकरा हुआ वो फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है जी। और ये चरित्र हम मन में रखना चाहिए, ये चरित्र कांग्रेस पार्टी का हम मन में रखना चाहिए। फिर मैं बोल रही हूं सर, 2004 से लेकर 14 तक फोन बैंकिंग जो व्हाइट पेपर में भाग है उसमें अंग है, ये बाकी सब नहीं है। व्हाइट पेपर के ऊपर बात करने के लिए रिक्वेस्ट आ रही है, मैं बात कर रही हूँ व्हाइट पेपर में। फोन बैंकिंग के ऊपर फोन घुमाओ लोन पाओ, यही था एडवर्टाइजमेंट यूपीए का, पेपर में नहीं आया, मगर फोन घुमाओ लोन पाओ वही हुआ उस समय। सिफारिशों के सौगात से ही एनपीए संकट शुरू हुआ। एनपीए के संकट उससे ही शुरू हुआ, और कोलैटरल भी नहीं था या आधा कोलैटरल दे करके पूरे लोन लिया। जब एनपीए को सुधारने के लिए हम जा रहे हैं, कोलैटरल लोन अगर 1 करोड़ का था, कोलैटरल 30 लाख तक भी नहीं था। सो प्रॉब्लम और ज्यादा हो रही है। पहले फोन करके गलत पार्टी को लोन देने के लिए बैंक को कंपल कर रही हो, फिर जब वो एनपीए हो जाता है, उनके कोलैटरल का कागज का टुकड़ा कुछ वैल्यू भी नहीं है, फिर बैंक कैसे सुधारेगी? सो दिस इज द कहानी ऑफ फोन बैंकिंग जो उस समय हुआ, और उसका इम्प्लीकेशंस मैं बोल रही हूँ सर, उसका असर क्या हुआ बैंकिंग में, इंडियन इकोनॉमी में, कंपनीज का असर मैं बोल रही हूँ। ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट रेशियो इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स increased by 12.3% in 2013 itself। उस समय ही 12.3% इंक्रीज हुआ ग्रॉस एनपीए। Oh sir, gross NPA in public sector banks 2009-10 में 2% था, 2.2
3.2% था, वो बढ़ करके 14% तक गया, 4.4% तक गया. Sir, return on assets for public sector banks fell from 0.97% to 0.5% between 9-10 to 13-14. Cost of funds, cost of deposits सब इंक्रीज हो गया था. बैंक्स ने लोन देने के काम को बंद करके बैठे क्योंकि उनसे आगे हो नहीं पा रहा था. नो रिकग्निशन ऑफ बैड लोन्स हो गया, आपको उसी समय पता चला, मगर बैंक बैड लोन को रिकग्नाइज तक नहीं किया और एवरग्रीनिंग भी हुआ. Yeah, but I have to set the context, माननीय मंत्री जी. So March 2014, the top 200 companies, this is absolutely important, top 200 companies. हाँ, तक नहीं होना चाहिए जी, देश का बर्बादी, आप कैसे तक हो गए? सर, टॉप 200 कंपनीज मार्च 2014 में top 200 companies with an interest coverage ratio of less than 1 owed banks. ये भी important data है सर. Top 200. प्लीज बैठिए. Top 200 companies. ये तरीका ठीक नहीं है. Top 200 companies कितना बाकी रखा बैंकों को सर? ये नंबर सुनना चाहिए वो लोग. Top 200 companies in March 2014 owed about 8.6 lakh crores to the banks. बैंक को बकाया 8.6 lakh crores था. Nearly 44% of those loans were yet to be recognized as problem assets. Problem asset का पहचान तक नहीं हुआ उस समय. हमने क्या किया? 4 शब्दों कह करके मैं बैठ जाता. रिकैपिटलाइजेशन किया बैंक का, एसेट क्वालिटी रिव्यू किया बैंक का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ऑर्डर हुआ उसका, प्रोविजनिंग किया, बैंक ब्यूरो सेटअप किया, डायरेक्ट लेंडिंग को फोन करके किसी को डायरेक्ट करके लोन दो ऐसे आदेश नहीं दिया. 4 स्ट्रैटेजी फॉर्म किया आर का, रिकग्निशन, रेसोल्यूशन, रिकैपिटलाइजेशन एंड रिफॉर्म्स. आईबीसी कानून ले आया जिससे जल्दी निपट लें केसेस को और बैंक को पैसा वापस दें. मर्जर ऑफ बैंक्स बनाया, बैंक को मर्ज किया, फिर प्रोफेशनल बोर्ड्स एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया. उसका असर क्या है? हमारी इतने सारे स्टेप्स का कारण क्या हुआ? ये भी है व्हाइट पेपर में. इतना मेहनत करके ये सब करके आज उसका अच्छा रिजल्ट हम देख रहे हैं. क्या अच्छा रिजल्ट सर? Decline in the gross NPA ratio to a multi-year low of 3.2%. NPA ratio कम होकर के 3.2% आया. Profitability of BSPs, public sector bank के profitability increased from 37,000 crores to 1.08 lakh crores. Public sector banks आज कमा रहे profit. फिर सर banks are handing over record dividend to the government, जिससे जन कल्याण के कार्यक्रम हम कर पा रहे हैं. डिविडेंड पब्लिक सेक्टर बैंक दे रही है. फिर आज वही बैंक जो डेट लेडन था, कर्ज में डूबे हुए थे, आज वो पिलर ऑफ जन कल्याण बन रहे हैं. Consolidated balance sheet of scheduled commercial banks, not inclusive of RRB, 12% ग्रो हुआ है इन द ईयर 2023, हाईएस्ट इन 9 years. Therefore सर, आज रिवाइवल ऑफ क्रेडिट ग्रोथ, कैपिटल फॉर्मेशन और जन कल्याण के लिए मुद्रा स्वनिधि जैसे अच्छे कार्यक्रम बैंक के द्वारा हम कर रहे हैं. सो इससे ना ज्यादा ना कहते हुए मैं एक विस्तृत रूप में प्रॉब्लम क्या था, बैड गवर्नेंस क्या था, बैड डिसीजन मेकिंग क्या था और उससे क्या असर पड़ा ये बात बोले. फिर हमारे सरकार के द्वारा जो अच्छा कदम, पॉलिसी, लेजिस्लेटिव मेजर्स, इन सब के ऊपर ट्रांसपेरेंसी के साथ जो हमने किया
उसके कारण आज भारत देश के बैंक हो, कोल सेक्टर हो, पूरे इकोनॉमी हो, अच्छे स्तर पर पहुंचा है। एक जिम्मेदार गवर्नमेंट के नाते, एक जिम्मेदार गवर्नमेंट के नाते आने वाले पीढ़ियों को इतने गहरा सिचुएशन से अब भारत देश में इस कगार के पर पहुंचे हैं, तो बहुत मेहनत हुआ इस 10 कार्यकाल में, 10 साल में, उसका विश्लेषण है व्हाइट पेपर में। और अब से लेकर के 2047 में विकसित भारत बनाने वाले हम होंगे। जनता हमारे सपोर्ट देंगे, ब्लेसिंग देंगे। धन्यवाद सर। श्री मनीष तिवारी जी।